जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारतीय इतिहास का प्लासी के युद्ध के बाद का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसे हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक जो शासन प्रणाली होती है दोस्तों, यहाँ से शुरू हो जाती है। जैसा कि आपको बताए थे कि प्लासी का जो 1757 में होता है, उसके द्वारा अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भारत में खुल जाता है औपनिवेशिक शासन का। और यहाँ से क्या होता है, इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज की जो औपनिवेशिक शासन प्रणाली है दोस्तों, यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आज हम लोग पूरी तरह अच्छे तरीके से समझेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों होता है आपका इलाहाबाद की संधि। उसी में क्या होता है, आपका द्वैत शासन बंगाल में लागू होता है। और साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों क्यों हुआ था बक्सर का युद्ध, क्यों हुआ था बक्सर का युद्ध। जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे प्लासी के युद्ध के बारे में, उसकी सारी कहानी हम लोग समझ चुके थे। तो प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति परिस्थिति क्या थी, सबसे पहले वो समझेंगे। तो वही तैयार करता है आपकी पृष्ठभूमि किसका, तो बक्सर के युद्ध का दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आज की क्लास की। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे प्लासी के युद्ध में कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मीर जाफर से संधि करता है। संधि में सबसे पहला बात कहता है कि जो बंगाल का अगला नवाब होगा वो कौन होगा, मीर जाफर होगा। जो मीर जाफर और क्लाइव के बीच में संधि होती है, जो अमीर चंद कराता है, मीटिंग फिक्स कराता है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बात किए थे। तो जैसा बात हुआ था अंग्रेजों के साथ, वैसा ही दोस्तों क्या होता है, प्लासी के युद्ध के बाद फिरोजदौला की हत्या करने के फलस्वरूप क्या करते हैं, अंग्रेज मीर जाफर को गद्दी पर दोस्तों बैठाते हैं। और ये 1757 में क्या होता है, बंगाल का अगला नवाब दोस्तों बनता है सिराजदौला के बाद। जैसा कि बताएं कि प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया, बंगाल का दोस्तों नवाब बनाया। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये मीर जाफर एक तरह का कठपुतली नवाब था, मतलब कि पूरी तरह से शासन व्यवस्था जो कहा जाए वो बिल्कुल अंग्रेजों के हाथ में थी। और ये बस नाम मात्र का था दोस्तों नवाब। अंग्रेज अपने क्या कर रहे थे, इशारों पर दोस्तों इसको नचा रहे थे। जितनी भी बंगाल की संपत्ति थी धीरे धीरे क्या कर रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में दोस्तों ला रहे थे। जिससे देख करके क्या होता है दोस्तों, ये भी नाखुश हो जाता है। मतलब इसको दोस्तों एहसास होने लगता है कि मैंने जो अपने नवाब के साथ किया था वो बिल्कुल गलत किया था, वैसा मुझे नहीं करना चाहिए। इसको बाद में दोस्तों ऐसा क्या होता है, पछतावा महसूस होता है दोस्तों। जैसा कि बताएं क्या कि प्लासी का युद्ध होता है, तो युद्ध के बाद मिर्जाफर को जब बनाता है तो उसके शासनकाल में अंग्रेजों की एक नीति रहती है, बांटो और राज करो की नीति। क्या होता है, इसका सूत्रपात दोस्तों होना शुरू होता है। जब इसको एहसास होता है मिर्जाफर को कि मैंने अपने नवाब के साथ, मतलब कि सिराजदौला के साथ क्या किया है, गद्दारी किया है, तो इसको पछतावा होता है। तो क्या करता है, विरोध करना दोस्तों शुरू करता है, किसका, अंग्रेजों का। जब अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल के जो शाही खजाना रहता है उसको खाली करना जब शुरू करते हैं, तो इसको धीरे धीरे समझ दोस्तों आना लगता, मतलब समझ आने लगता है। इसीलिए क्या करता है, वो विरोध करना शुरू होता है। लेकिन बता दिए कि ये अंग्रेजों की कठपुतली क्या था, नवाब था। इसीलिए अंग्रेज क्या किए, इसको 1760 में दोस्तों क्या किए, पदच्युत कर दिए, मतलब कि नवाब के पद से दोस्तों इसको हटा दिए। और इसी का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम को दोस्तों क्या किए, अपना अगला बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेज सोचे क्या है, ये हमारा कठपुतली होगा, लेकिन ऐसा दोस्तों हुआ नहीं था। मीर कासिम को बंगाल का जब नवाब बनाता है तो इनके साथ कुछ मतलब कि संधि शर्तें दोस्तों रखी जाती है। यह सोच करके इसको बनाया जाता है कि मीर जाफर तो क्या कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, इसको हटा करके हम मीर कासिम को बनाएंगे। ये क्या है, इस तरह का काम नहीं करेगा जिस तरह काम कौन कर रहा है, मीर जाफर कर रहा है। ये सोच किनकी रहती है दोस्तों, तो अंग्रेजों की रहती है। लेकिन बिल्कुल विपरीत रहता है इसका सोच, कौन, मीर कासिम का दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 1760 में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों चल जाता है कहाँ, वापस इंग्लैंड चल जाता है। यहाँ पर पूरी अपने औपनिवेशिक शासन जो व्यवस्था रहती है अंग्रेजों की, उसको स्थापित करने के फलस्वरूप क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चल दिया, इंग्लैंड चल दिया दोस्तों। बाद में फिर आता है, उसकी हम बात करेंगे आगे। हम लोग बात करते हैं जब इसको हटा दिया जाता है तो उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम को दोस्तों बनाया गया नवाब। बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया, मीर कासिम, जो 3 साल तक दोस्तों गद्दी पर बैठता है। अब इसके साथ क्या होता है, तो जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है अंग्रेज, तो इसको बनाने के एवज में क्या करता है, कुछ मांग करता है, किससे, मीर कासिम से। मतलब अंग्रेज बोला कि भैया आपको हम नवाब बनाए हैं तो इसके एवज में तो कुछ हमको चाहिए। तो 1760 में क्या होता है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है। तो बनाने के बाद अंग्रेज कुछ शर्त रखता है, किसके समक्ष, मीर कासिम के समक्ष। मीर कासिम के समक्ष अंग्रेज की शर्त रहती है कि भैया क्या करना है आपको,
कि जो वर्धमान है, मिदनापुर है और चटगांव है उसकी दीवानी क्या कीजिए, हमें दे दीजिए, मतलब कि अंग्रेजों को दे दीजिए। कलकत्ता जो काउंसिल है उसको 20 लाख रुपया नगद के तौर पर आप दे दीजिए। और जो सिलहट है, सिलहट दोस्तों भी वर्तमान में बंगाल आपका बांग्लादेश में पड़ता है, तो सिलहट है, सिलहट का जो चूना व्यापार है उसका 50% जो हिस्सा है वो उसकी दावेदारी हमें दे दीजिए, मतलब अंग्रेजों की दावेदारी, मतलब उसमें 50% हिस्सा हमारा होगा। ऐसा क्या करते हैं, शर्त रखते हैं। तो इन शर्तों को क्या करता है, मीर कासिम मान जाता है। क्या करता है, मान जाता है। तो जब इन शर्तों को मीर कासिम मान लिया, एग्री हो गया इन शर्तों को लेकर के, तो मीर कासिम ने भी क्या किया, अपनी शर्त रखी अंग्रेजों के समक्ष। क्या रखी अंग्रेजों के समक्ष अपनी शर्त, उसने कहा कि हमें सैनिक सहायता चाहिए, कि जब हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मतलब आपकी सेना की हमें कभी ज़रूरत पड़े तो आप हमें सैनिक सहायता दीजिएगा। साथ साथ क्या है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। ये आप हमसे प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि आप हमारे जो भी आंतरिक मामला होगा उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। ये मीर कासिम की शर्त थी, किसके लिए, अंग्रेजों के समक्ष। अंग्रेज भी कहा ठीक है, हम आपकी जो आंतरिक मामला है उसमें हम किसी तरह को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगा उसकी सैनिक सहायता हम आपके लिए भेजेंगे, मतलब देंगे। तो ये बातें हो गई। लेकिन बता दिए कि मीर कासिम जो अन्य जो भी इससे पहले बने थे नवाब, या फिर दौला की बात कर ले या आपका मीर जाफर की बात कर ले, उन सभी में दोस्तों योग्य था। ऐसा कहा जाए कि अलीवर्दी खां के बाद अगर बंगाल में कोई अगला जो नवाब योग्य बना होगा वो मीर कासिम था दोस्तों, क्योंकि वो जानता था अंग्रेजों की नीति के बारे में। अंग्रेज से बिल्कुल ये क्या था, वाकिफ था, मतलब कि ये समझ चुका था कि अंग्रेज कैसे हैं, उनकी नीति कैसी है। साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसने क्या किया था कि 15,000 रुपये की पेंशन पर अपने जो ससुर थे, मतलब मीर जाफर थे, उसको भी दोस्तों रख लिया था। आप बता दिए जैसा कि ये मीर कासिम जो था अंग्रेजों की नीति को जानता था कि अंग्रेज तो इस तरह था, अपना शर्त रख दी है, लेकिन शर्त के बाद भी क्या करेंगे, हमारे मामले में टांग अड़ाना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए क्या किया मीर कासिम ने, तो मीर कासिम ने नवाब बनने के साथ ही कुछ काम करने दोस्तों शुरू कर दिए। पहला काम क्या किया, ये सोच लिया कि हमें क्या करना है, अंग्रेजों से दूरियां बना करके रखनी है, अंग्रेजों से अपनी दूरियां बना करके रखनी है, और साथ साथ अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। इसीलिए क्या किया, सबसे पहले इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की। क्या की, मुर्शिदाबाद पहले राजधानी थी, उसके बाद क्या कर दिया, मुंगेर कर दिया। मुर्शिदाबाद कौन बनाया था राजधानी, बंगाल का, तो सबसे पहला जो नवाब था बंगाल का वही, उसका नाम क्या था, तो मुर्शिद कुली खां, जो मुर्शिदाबाद का संस्थापक भी है। तो मुर्शिद कुली खां पहले ढाका था, ढाका से बंगाल का राजधानी का कहता है आपका कर देता है मुर्शिदाबाद। वो भी अजीम उस्सान जो रहता है औरंगजेब का पोता, उसके डर से, उसके साथ मतभेद होने के कारण यहाँ भी क्या हो गया था, अंग्रेजों से दूरियां बनाने के कारण कि हमें अंग्रेजों से हमारे, मतलब अंग्रेज हमारे मामले में हस्तक्षेप न करे, इसी को लेकर के सबसे पहला काम क्या किया, राजधानी को दोस्तों बदल दिया, मतलब मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। उसके बाद क्या किया, अपने क्षेत्र को दोस्तों ये किलेबंदी करना शुरू कर दिया। ये बता दिए कि ये दूरदर्शी व्यक्ति था, अंग्रेजों की नीति से दोस्तों वाकिफ था, इसीलिए क्या किया, किलेबंदी करना शुरू कर दिया। साथ साथ दोस्तों अपनी सैन्य व्यवस्था को दोस्तों मजबूत किया, मतलब अपनी सैनिक जो इनकी जो सेना होती है उसको मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मुंगेर जो होता है, मुंगेर में तोप खाने और बंदूक की फैक्ट्री लगवाई। किसने, तो आपका मीर कासिम ने। और अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए, मतलब अपनी सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए, सैनिक को आधुनिक तरीके से तैयार करने के लिए क्या किया, अपने सेना में एक जर्मन अधिकारी जिसका नाम था समरू, ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था दोस्तों। कौन, समरू, बहुत तेज चालाक मतलब कि व्यक्ति था। कौन, समरू। इसको क्या किया दोस्तों, शामिल किया। जब इन सारी घटनाओं, मतलब इन सारे जो कार्य किए मीर कासिम द्वारा किया गया, तो इसकी जब जानकारी किसको होने लगी, अंग्रेजों को होने लगी, तो उनको चिंता बढ़ने लगी, मतलब उसको समस्या होने लगा किसको, तो अंग्रेजों को दोस्तों, कि मीर कासिम ये क्या कर रहा है। मतलब ये भी अंग्रेज समझ चुके थे कि मीर कासिम जो है जैसा हम सोचे थे बिल्कुल वैसा नहीं है, ये जो है सिराजदौला और जो मीर जाफर है, मीर जाफर को जो अपना कठपुतली नवाब बना कर रखे थे, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। उसके बाद किया, जब इतना सारा काम जब कर दिया मीर कासिम, तो उसके बाद दोस्तों क्या किया कि मीर कासिम जो भी उपद्रवी जमींदार थे उसका दमन करना शुरू किया। इसके अलावा जो बिहार में खासकर पटना के जमींदार थे राम नारायण, उसकी क्या कर दिया दोस्तों, हत्या करवा दिया। इसकी राम नारायण की हत्या करवा दिया। कौन, मीर कासिम। जिससे क्या हो गया, जो पटना था दोस्तों, पटना खाली हो गया। जो पटना था आपका, पटना क्या हो गया, खाली हो गया। जब पटना खाली हो गया तो इसको देख करके अंग्रेजों को लगा कि हम क्या करें, वहां पर अपना अधिकार कर सकते। इसीलिए क्या किया, अंग्रेज ने वहां पर अधिकार भी किया। वहीं पर क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी एलिस को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदेश दिया कि पटना खाली हो गया, वहां पर जाकर के आप अधिकार कर लीजिए। तो यही देख कर क्या हुआ, बता दिया कि अंग्रेजों ने पटना पर अधिकार कर लिया।
कौन किया था पटना पर अधिकार? तो एलिस किया था, जब आपका मीर कासिम राजनारायण की हत्या करवाता है। जब देखा मीर कासिम कि अंग्रेजों ने पटना पर अधिकार कर लिया, तो अंग्रेजों को क्या करता? पटना खाली करने को कहता है। अंग्रेजों को पटना खाली करने का कहता है, क्योंकि जो शर्त बोला था वहाँ पर मीर कासिम कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप, ये हमारी शर्त है। तो अंग्रेज तो वहाँ आश्वस्त कर दिया था कि हाँ बिल्कुल आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पटना था वो क्या था? पटना का जो मामला था वो मीर कासिम का आंतरिक मामला था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज क्या कि हस्तक्षेप करना शुरू किए। तो यहाँ पर क्या होता है, मीर कासिम देता है आदेश कि जल्दी से क्या कीजिए, पटना को खाली कर दीजिए अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं है। एलिस क्या होता है, जो अधिकार किया था दोस्तों, वो मानता नहीं है। इसीलिए क्या करता है, मीर कासिम अपनी सेना लेकर के पटना पर आक्रमण करता है और एलिस सहित 148 लोगों क्या करता है दोस्तों, कैद कर लेता है। कैद करके पटना में ही क्या करता है दोस्तों, उसको रख देता है, मतलब कैद कर लेता है। फिर हम बात करते हैं 1763 का, जो मीर कासिम ने दस्तक पर रोक भी लगा दिया, मतलब कि जो उनको दस्तक मिला था व्यापार करने के लिए, व्यापार छूट करने के लिए, परिवहन के लिए या और भी बहुत सारे व्यापारिक कार्यों के लिए, उस पर क्या किया मीर कासिम दोस्तों, लगा दिया रोक। अब इन सब कार्यों को देख करके अंग्रेज को लगा कि हमने जो काम किया था बंगाल का मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना करके, हमें लगता है ये गलती था, जो हमारा ये काम हमारे द्वारा किया गया क्या था, गलत था। उसने क्या किया, पुनः क्या किया, जो मीर जाफर था मीर कासिम का दामाद, उसको फिर से क्या किया, आपका 1763 में बंगाल का दोस्तों नवाब बना दिया। कब? 1763 में। 1763 से लेकर के 1765 तक ये फिर बंगाल का दोस्तों नवाब रहता है। कभी आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो कतई आंसर टिक मत कीजिएगा मीर कासिम। किसको टिक कीजिएगा? मीर जाफर को। ये दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर मीर जाफर को क्या करता है, मीर कासिम को क्या करता है, अंग्रेज गद्दी से हटा जाता है। उसके कार्यों को देख करके हम बता दिए थे कि मीर कासिम क्या था, वो अन्य नवाबों से बिल्कुल अलग था। मतलब उसमें नहीं होता कूट कूट का योग्यता भरना, मतलब कि दूरदर्शी तरह का व्यक्ति, उस विचारधारा का वो था दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसी की नीति के कारण क्या करता है, अंग्रेज उसको हटा करके बंगाल का अगला नवाब क्या करता है, उसके ससुर को बनाता है, मतलब मीर जाफर को बना देता है दोस्तों। अब क्या होता है कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच बहुत सारे युद्ध होते हैं, जिसमें आपका कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, सूतीनाला का युद्ध, उदयनाला का युद्ध, ये सारे युद्ध होते हैं। लेकिन यहाँ पर याद क्या रखना है कि इन सारे युद्धों में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों से मुक्की खानी पड़ती है मीर कासिम को। इसको मीर कासिम, मतलब कि इस सारे युद्धों में मीर कासिम की दोस्तों हार होती है। इन हारों से क्या होता है, मीर कासिम आग बबूला हो जाता है। मतलब उसको समझ नहीं आता है कि हमारी इतनी मजबूत सेना होकर के हम कैसे अंग्रेजों से हार जाते हैं। मतलब ये हार से क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के फलस्वरूप क्या करता है दोस्तों, जो समरू था इसके सेना में जर्मन अधिकारी, उसके कहने पर जो एलिस सहित 148 लोगों को पटना में कैद करके रखा था, वो क्या करता है, हार का बदला लेने के लिए उन 148 लोगों की दोस्तों हत्या करवाता है। कौन? मीर कासिम, जिसे हम लोग पटना हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। जैसे बक्सर के आपका प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, ब्लैक वाली घटना के बारे में जाने थे, उजागर किया था हॉलवेल, वहां पर क्या है, उसी तरह से यहाँ पर यह घटना होता है पटना हत्याकांड, जो समरू के कहने पर क्या होता है, मीर कासिम ऐसा कृत्य करता है, 148 लोगों की हत्या करवा देता है। अब क्या हो गया, स्थिति परिस्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है दोस्तों। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झड़पें होती है, देख लिए हम लोग, और सभी झड़पों में क्या होता है, उसकी पराजय होती है, किसकी? मीर कासिम की। अब इतने सारे हार के फलस्वरूप पटना हत्याकांड हो जाने के फलस्वरूप क्या किया कि वो समझ गया कि ऐसा जो हम कृत्य किए हैं तो अंग्रेज अब शांत रहेंगे नहीं, इसीलिए क्या करना है, हमें अपनी भी सेना खड़ी करनी है ताकि हम अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ सके, उसका हम सामना कर सके। तो क्या करता है, वहाँ से तुरंत मतलब पटना से भाग करके कहाँ जाता है, वो अवध जाता है दोस्तों। कहाँ जाता है? अवध। और वहाँ जा करके दोस्तों शरण लेता है। वहाँ पर क्या होता है, उसकी मुलाकात होती है अवध के जो नवाब रहते हैं सुजाउद्दौला, उससे मुलाकात होता है। साथ साथ क्या होता है, उस समय वहाँ पर शाह आलम जो मुगल सम्राट थे, वो भी दोस्तों क्या थे, अवध में उपस्थित रहते हैं। दोनों से क्या होता है, मीर कासिम की बातचीत होती है कि देखिए सर, ऐसा ऐसा बात है कि अंग्रेज जो है अपने नीति के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं, जैसा हमसे बात हुआ था। तो इसलिए क्या करना है, हम लोग को मिल करके अंग्रेज का सामना करना है, अंग्रेजों को क्या करना है, यहाँ से भगाना है, तभी हम अपने
जो शासन प्रशासन है उसको ठीक तरीका से चला सकते हैं। नहीं तो आज जो मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ हो सकता है और परसों आपके साथ हो सकता है। तो इस बातों को क्या किए अवध के नवाब सिराजउद्दौला है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है, उनको लगा कि हाँ ऐसा अंग्रेज कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो रही है और धीरे धीरे वो अपने औपनिवेशिक शासन का धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि अवध के नवाब सिराजउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय क्या करते हैं, मीर कासिम को समर्थन देने में राजी हो जाते हैं। मतलब हम ही भर देते हैं कि ठीक है आप क्या कीजिए, आप अपनी सेना तैयार कीजिए, हम भी अपनी सेना तैयार करते हैं और त्रिगुट सेना मिल करके हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को भारत से मतलब बंगाल से बाहर खदेड़ देंगे। ऐसा योजना बना लिया कौन, ये तीनों मिल करके, मीर कासिम, सिराजउद्दौला और आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। क्या होता है, तीनों का त्रिगुट सेना बन गया। उसके बाद दोस्तों होता है बक्सर का युद्ध। कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764। सिर्फ 1764 मत याद रखिएगा आप, 22 अक्टूबर भी याद रखिएगा। वहाँ जून 1757 नहीं, दिन याद नहीं रखना है तो कम से कम महीना याद रखिएगा, अक्टूबर 1764 और वहाँ जून 1757, 23 जून 1757 को हुआ था। ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। जैसा कि बता दिए कि मीर कासिम सिराजउद्दौला जो अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे उस समय, ये तीनों की सेनाएं एक साथ रहती है। और इसके विपरीत कौन रहता है, अंग्रेज। अंग्रेज का सेनापति कौन रहता है दोस्तों, हेक्टर मुनरो। हेक्टर क्या रहता है, हेक्टर मुनरो। उस समय जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता होता है कौन रहता है, हेक्टर मुनरो होता है। और क्या करता है, इन तीनों की जो सेना बनी थी त्रिगुट, इस पर क्या करता है दोस्तों, भारी पड़ जाता है किसकी सेना, हेक्टर मुनरो की सेना। तो जब स्थिति परिस्थिति मतलब कि रणभूमि में दोस्तों मीर कासिम को दिखता है कि हमारी सेना क्या हो रही, धीरे धीरे हार रही है, मतलब क्या होता है कि इन त्रिगुट की जो सेना रहती है इसमें क्या होती है दोस्तों, इसकी हार होती है और जो हेक्टर मुनरो दोस्तों इसको क्या होती है, जीत होती है। जब बता दें कि जैसे ही मतलब इसको लगने लगता है मीर कासिम को कि हमारी सेना क्या हो रही है, हार रही है, वो तुरंत क्या करता है दोस्तों, युद्ध भूमि को छोड़कर के भाग निकलता है। कौन भाग निकलता है, मीर कासिम। क्योंकि बता दिए कि मीर कासिम के पास कोई राजपाट नहीं था, क्योंकि बंगाल का नवाब कौन नियुक्त हो गया था, मीर जाफर नियुक्त हो गया था। जबकि जो अवध के नवाब थे सिराजउद्दौला और मुगल शासक जो सम्राट हैं शाह आलम द्वितीय थे, वो कहाँ भाग कर जाएंगे अपने राजपाट को छोड़ करके। तो इसीलिए मीर कासिम क्या किया, वो तुरंत वहाँ से युद्ध भूमि से, रणभूमि से तुरंत अपने मौका देख करके दोस्तों वहाँ से निकल जाता है। और बाद में 1777 में क्या होता है दोस्तों, इसकी मृत्यु की खबर आती है कि 1775 में क्या हुआ है, मीर कासिम की मृत्यु हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है कि पलासी की युद्ध जीतने के बाद आपका जो बक्सर का जो युद्ध होता है, ये जीतने के बाद भारत में क्या होता है, अंग्रेजों की वास्तविक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मतलब यहाँ से क्या होता है, अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं भारत में औपनिवेशिक शासन की दोस्तों स्थापना कर देते हैं। जैसा कि बताए थे कि वहाँ गेट खुल गया और यहाँ से क्या कर लिए, एंट्री ले लिए, मतलब प्लासी आपका बक्सर के युद्ध से दोस्तों। अब जब बक्सर का युद्ध जब हो गया, यहाँ से तो आपका मीर कासिम निकल दिया अपना मौका देख करके। अब बचा कौन, सिराजउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो उसको ऐसे ही थोड़ा ही छोड़ेंगे अंग्रेज। अब उसके साथ क्या होता है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि करने के लिए कौन आता है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव 1760 में चल जाता है, तो पुनः क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत की स्थिति परिस्थिति को ठीक करने के लिए पुनः बुलाया जाता है भारत। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि इस स्थिति का कोई और सामना नहीं कर सकता सिवाय रॉबर्ट क्लाइव के। तो तुरंत क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों बुलाता है कहाँ, भारत। रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही आता है तो जब उसको पता चलता है कि ये क्या किए थे हमारी सेना के साथ, मतलब कि सिराजउद्दौला और जो मुगल शासक हैं शाह आलम द्वितीय हमारी सेना के साथ युद्ध लड़े थे, तो युद्ध में क्या हुआ, इनकी हार हुई है। हार के फलस्वरूप क्या होता है, अंग्रेज इनके पास संधि करता है। कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो दो संधियाँ होती है इलाहाबाद की, एक दोनों होता है 1765 में, दोनों के बीच 4 दिन का दोस्तों अंतर होता है। तो जो पहला संधि होता है वो आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को होता है। याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। किसके साथ होती है, तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अब संधि की जो भी बातें होती है, जो भी शर्तें होती है, वो सब कौन रखेगा दोस्तों, तो वो रखता अंग्रेज। यहाँ पर जो पार्टी हारी है उसको कुछ नहीं मिलता है, जो अंग्रेज बोलते हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव बोलता है, वो सारी बातें दोस्तों क्या होता है, माननी पड़ती है किसको, मुगल सम्राट को। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला बात कहता है कंपनी अवध के नवाब से, मतलब जो अवध का नवाब भी क्या हुआ है इस युद्ध में हारा है, तो अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा
क्या करेगा, 2 जिला लेकर के किसको देगा, तो मुगल सम्राट को देगा। पहला बात कहाँ, कौन, रॉबर्ट क्लाइव इस संधि में, इलाहाबाद की प्रथम संधि में, कि इलाहाबाद और कड़ा जो अवध के क्षेत्र में है उसको लेकर के मुगल सम्राट को देगा। और कंपनी क्या करेगा, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया पेंशन भी देगा। क्या करेगा, 26 लाख रुपया पेंशन देगा, वार्षिक पेंशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद मुगल सम्राट क्या करेंगे, तो मुगल सम्राट का काम होगा कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है उसकी दीवानी कंपनी को प्रदान करेंगे। मतलब कि हम जब आपको ये काम दे रहे हैं तो आपको ये काम करना है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हमें आप सौंप दीजिए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से जो भी टैक्स कर जो भी आएगा वो सब कौन वसूल करेंगे, तो अंग्रेज वसूल करेंगे, आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको जो हम बोले आपको वही। तो इन सब बातों क्या हुआ, मुगल सम्राट जो साल द्वितीय मान जाते हैं, क्योंकि यही विवश थे कि इनके पास कोई विकल्प दोस्तों नहीं था, क्योंकि ये युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असहाय है, इनकी उतनी मजबूत सेना नहीं है कि अंग्रेजों की उतनी मजबूत सेना से पार पा सके। वहीं बात आए कि दूसरा जो संधि होता है इलाहाबाद की, जो दूसरी संधि होती है ये 16 अगस्त 1765 को होता है। किसके साथ, तो सुजाऊ दौला के साथ, जो अवध के नवाब रहते हैं। जैसा कि बताएं 3 पार्टी मिलकर के लड़ता है, लेकिन बता दिए कि जो मीर कासिम रहता है उसके पास कोई राज क्षेत्र नहीं रहता है, शासन क्षेत्र नहीं रहता है, इसलिए क्या कहता है वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जो अवध हैं और मुगल है वो कहाँ भाग निकलेंगे अपने राजपाट को छोड़ करके, इसलिए मौका देख करके अंग्रेज इन पर क्या करता है, हावी हो जाता है और अवध के नवाब के पास जो दूसरा इलाहाबाद की संधि करता है। संधि कौन करता है, तो क्लाइव ही करता है। इसमें कौन कौन शर्त रखता है क्लाइव, तो इनके साथ शर्त रखता है दोस्तों कि कंपनी क्या करेगा कि नवाब से इलाहाबाद का कड़ा ले लिया और किसको दे दिया, मुगल सम्राट को दे दिया, पहला हो गया। और अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए और चुनार किला कंपनी, चुनार का जो किला है कंपनी को देने का बात कहा कि आपको क्या करना है, आप युद्ध में शामिल हुए थे तो जो भी हर्जाना हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध में उसको क्या करना है, आपको भरपाई करना है। और जो चुनारा किला है उस पर किसका अधिकार होगा, तो कंपनी का अधिकार होगा। ये भी बेचारा विवश हो गया सिराजदौल्ला, इसके पास भी कोई विकल्प नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, ये बात को मान गया। उसके बाद कहा रॉबर्ट क्लाइव कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। मतलब कि अवध में हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे और हम किसी प्रकार का कोई आपको टैक्स नहीं देंगे, किसी प्रकार का ऐसा भी कोई टैक्स हो हम नहीं देंगे। मतलब कि अवध में हम व्यापार करेंगे तो वह टैक्स फ्री होगा, ये भी बात सिराजदौल्ला मान जाता है। और अवध की सुरक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या करता है अंग्रेज, मतलब जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो नीति रहती है अपने शासन व्यवस्था को विस्तार करने के लिए, अपने क्षेत्र को विस्तार करने का, यही सबसे महत्वपूर्ण रहता है। वो कहता है रॉबर्ट क्लाइव कि अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च क्या करेंगे, अवध का नवाब देगा। मतलब कि सेना क्या होगी, अवध में रखी जाएगी, किसकी सुरक्षा के लिए, तो अवध की सुरक्षा के लिए। लेकिन बस ये तो बोल दिया कि अवध सुरक्षा के लिए, लेकिन अंग्रेज की नीति कुछ दोस्तों और थी। मतलब कि जो अंग्रेजी सेना है वो अवध में तो रहेगी लेकिन काम किसके लिए करेगी, तो अंग्रेज के लिए करेगी। मान लीजिए कभी अवध के साथ युद्ध हो जाता है अंग्रेजों का, तो जो यहाँ पर बात कहा है रॉबर्ट क्लाइव कि अवध की सुरक्षा के लिए रहेगी, तो ये थोड़ी आपका जो अंग्रेज सेना है अवध के राजा का साथ देंगे, वो तो साथ किसका देंगे, तो वो अंग्रेजों का ही साथ देंगे। तो ये बात कहा गया किसमें, जो इलाहाबाद दूसरी संधि हुई इसमें। तो ये सभी बातों को दोस्तों विवश होकर के क्या हुआ, अवध के जो नवाब थे उनको दोस्तों मानना पड़ा। अब क्या होता है 1765 में क्या होता है, मीर जाफर की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका एक अल्पवयस्क पुत्र रहता है नजमुद्दौला, जो 1765 से 1766 में क्या करता है, जो बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों अगला नवाब बनता है। तो बता दिए 1765 में पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क जो होता है पुत्र नवाब बनाया गया। इस समय सारे अधिकार क्या हुए, अंग्रेज के पास। तो बता दिए कि अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से क्या हुए थे, सत्ता अपने दोस्तों हाथ में ले लिए थे। और इस पर नियंत्रण रखने के लिए, नजमुद्दौला पर नियंत्रण रखने के लिए क्या हुआ था, रजा खां को दोस्तों मतलब कि नियुक्त किया था। और जो नजमुद्दौला था बता दिए कि पूरा फख्ती अपने हाथ में ले लिया, तो इसको पेंशन क्या दिया, 50 लाख रुपया वार्षिक पेंशन कितना दिया नवाब को, 50 लाख रुपया। बाद में जब इसको लगने लगा कि हम इसको पेंशन क्यों दे रहे थे, धीरे धीरे क्या जो अगला नवाब बना, नवाब का पद दोस्तों अभी खत्म नहीं करता है, जब अगला नवाब जो बनता है सैफुद्दौला बनता है, 4 साल रहता है, तो इसका पेंशन जो 50 लाख था उसको घटाकर कितना कर देता है आपका, 12 लाख कर देता है दोस्तों। उसके बाद जो अगला नवाब बनता है आपका मुबारकुद्दौला, जो अंतिम नवाब रहता है, बंगाल का जो अंतिम नवाब था ये मुबारकुद्दौला ही था, जो जिसको 10 लाख पेंशन पर दोस्तों क्या करता है अंग्रेज पाले रखते हैं। बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग आता है तो 1775 में क्या करता है, जो ये आपका नवाब पद है दोस्तों उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। इसके बाद बंगाल में कोई दोस्तों नवाब नहीं बनता है
प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, अंग्रेज अपने शासन व्यवस्था को वहाँ पर चलाना शुरू करते हैं। तो 1775 में क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग नाव के पद दोस्तों खाली कर देता है। अब जैसा कि हम बात किए थे कि 1765 में जो हुआ आपका इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि के में ही दोस्तों क्या होता है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की जाती है। मतलब कि प्रशासन को दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव दो भागों में बांट देता है। अगर बात करेगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव। क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों बंगाल के प्रशासन को दोस्तों, जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको दो भागों में बांटता है। पहला आपका बांटता है दीवानी, दूसरा है निजामती। मतलब पहला जो जहाँ से धन आ रहा है वो, और दूसरा है जो कानूनी व्यवस्था हमको चलाना है वो। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो बंगाल में द्वैध शासन है, जिसको हम लोग दोहरा शासन व्यवस्था भी कहते हैं, जो 1765 से लेकर 1772 तक दोस्तों चलता है। मतलब 7 सालों तक क्या होता है, बंगाल में द्वैध शासन दोस्तों लगा रहता है। जैसा बताया कि द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन व्यवस्था, एक दीवानी को अलग कर देता है क्लाइव, और जो शासन व्यवस्था है कानूनी व्यवस्था उसको अलग करता है, जिसको हम लोग निजामत बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजामत। जब भी बोलेगा द्वैध शासन मतलब क्लाइव द्वारा लगाया क्या था, तो उसने बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको दो भागों में बांट दिया, दीवानी अलग कर दिया और निजामत दोस्तों अलग कर दिया। मतलब कि जहाँ पे धन हमको वसूलना है, कर वसूलना है, वो सब अधिकार अंग्रेज अपने पास रख लिए हैं, और जो कानूनी व्यवस्था है, शांति स्थापित करने का काम है, वो किसको दे दिए हैं, तो जो बंगाल के नवाब थे दोस्तों उसको सौंप दिए। अब जैसा कि कुछ हम पॉइंट बताएं कि हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो दोहरी शासन व्यवस्था के मुख्य बिंदु पहले यहाँ ध्यान दीजिए। इस शुरुआत कौन किया, तो 1765 में दोस्तों क्लाइव किया। विभाजन क्या किया, तो बताएं कि प्रशासनिक व्यवस्था को दो भागों में बांट देता है, बंगाल के जो प्रशासन उसको क्या किया, दो भागों में बांट दिया। कौन कौन, तो दीवानी और निजामत में क्या किया, विभाजित कर दिया। अब दीवानी क्या है, तो दीवानी दोस्तों है कि राजस्व संग्रह का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों अपने पास रख लिया। बता दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों बहुत ही चतुर चालाक थी, जो भी धन संबंधित जो भी बातें थी दोस्तों वो सब अपने पास रख ली, जहाँ से धन आ रहा है वो अपने पास रख लिए। और जो बंगाल के नवाब थे उनको क्या दिए, तो उनको दिए निजामत का अधिकार। क्या करना है आपको, तो बंगाल में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ये अधिकार किसको दे दिया गया, बंगाल के नवाब को। मतलब कि आपको अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करने का काम करना है। परिणाम क्या हुआ दोस्तों द्वैध शासन का, तो परिणाम हुआ कि इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बंगाल की जनता की आर्थिक शोषण और प्रशासनिक अक्षमता दोस्तों हुई। मतलब कि ना ही तो दोस्तों वो आर्थिक रूप से पनप सके, कौन, बंगाल के जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, और ना ही प्रशासनिक व्यवस्था जो था वो भी दोस्तों सुदृढ़ हो सका। मतलब कि दोनों को क्या किए थे, अंग्रेज विफल कर दिए थे दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि द्वैध शासन के लाभ की हम बात करें, तो द्वैध शासन का लाभ किसको होगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। तो पहला लाभ हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बोझ दोस्तों कम हो गया। कम कहने का मतलब एक तरह से मान लीजिए प्रशासनिक काम बोलो या कुछ भी बोले, इस तरह से क्या हुआ, उनका बोझ कम हुआ। इनको काम क्या करना है, तो इनको काम दो बस क्या करना है, राजस्व दोस्तों एकत्रित करना है। मतलब कि अपने आप को मजबूत करना है, किस रूप से, तो आर्थिक रूप से दोस्तों। ये काम किनका था, ये अंग्रेज का था दोस्तों, अंग्रेज की नीति थी। क्योंकि अंग्रेज जैसे ही जो आए थे सोच करके कि हमको क्या करना है, भारत को लूट खसोट करके पूरा धन मतलब अपने यहाँ भारत से उठा करके अपने देश इंग्लैंड भेजना है। तो बता दिए कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जाहिर सी जब बात है कि मजबूत होगी, क्योंकि सारे जो दीवानी मामले हैं, राजस्व एकत्रित करने का मामला है, अपने पास रख लिया था, इसलिए मजबूत होगा ही। इसका दुष्परिणाम क्या, दुष्परिणाम किस पर आएगा, तो जो बंगाल है, बंगाल की जनता है दोस्तों उस पर आएगा। तो बंगाल में दोस्तों अराजकता फैल गई थी। मतलब कि जहाँ तहाँ मतलब कि अराजकता दोस्तों फैल गई थी, अशांति का माहौल आ गया था। और किसानों का दोस्तों क्या दिन प्रतिदिन दोस्तों स्थिति खराब हो गई थी उनके शोषण के फलस्वरूप। मतलब कि क्या भरते भरते, तो राजस्व भरते भरते, मतलब कि कर भरते, टैक्स भरते भरते दोस्तों क्या होता है बाद में, फिर जब द्वैध शासन कैसे खत्म होता है उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द्वैध शासन की समाप्ति कैसे होती है, द्वैध शासन की समाप्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1770 में क्या होता है दोस्तों, बंगाल में भीषण अकाल आता है। भीषण क्या होता है, अकाल आता है। अकाल के कारण क्या होता है कि बंगाल की 1/3 जनसंख्या दोस्तों इस अकाल में क्या होती है दोस्तों, मर जाती है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको देख करके जो जब बंगाल का जो अगला आपका गवर्नर आता है वॉरेन हेस्टिंग, वो क्या करता है, जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू किया गया था किनके द्वारा, क्लाइव के द्वारा, उसको दोस्तों समाप्त कर देता है। क्योंकि वो देखता है कि स्थिति परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर अकाल का माहौल आ गया है, तो यहाँ की जनता कहाँ से टैक्स भरेगी, मतलब कि जो करे है वो कहाँ से देगी। तो इसको देख करके, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों 1772 में बंगाल में दोस्तों क्या किया, जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया। तो यही बातें थी द्वैध शासन की। तो याद रखिएगा द्वैध शासन लागू कौन किया,
कब से कब तक रहा, इसको समाप्त कौन किया था, कारण क्या था वो भी जान लीजिए। कारण था बंगाल में जो अकाल आया था उसके कारण क्या हुआ था, बंगाल में दुशासन को दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव या सॉरी वारेन हेस्टिंग क्या किया था, खत्म कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों की अपने शासन प्रणाली यहाँ पर दोस्तों शुरू होती है। अब धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, आगे पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, मैसूर में कैसे हड़पता है, मराठा कैसे हड़पता है, सिखों का मतलब कि जो पंजाब क्षेत्र है सिखों पर अधिकार कैसे करता है, सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग बारी बारी से दोस्तों पढ़ेंगे और साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो बंगाल का जो हम लोग पढ़े उदय, जिसमें हम लोग पलासी के युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़े, दुशासन के बारे में पढ़े। तो इन सारे टॉपिक पर दोस्तों हम लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक अलग अलग एग्जामों में दोस्तों बने हैं। तो वो भी दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बता दिए हैं कि सीरियली वाइज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कहीं से आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि आपको परेशानी हो कि हमारा सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छूट गया है। सारे टॉपिक को दोस्तों हम कवर कर रहे हैं। और हाँ, आपको बता दें कि अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, अपने तो पूरी मेहनत से दोस्तों पढ़ा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और एक सूचना आपके लिए और है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर क्या है, क्यों चला जाता है 9:30 बजे रात को, डेली रात में 9:30 बजे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, वो भी खासकर टॉपिक वाइज तो चलता है, मतलब कि आपका मंडे से लेकर फंडे तक चलता है। हर एक दिन क्या होता है टॉपिक वाइज, टॉपिक सुबह में दे दिया जाता है, उसका PDF भी दोस्तों हम प्रोवाइड कर देते हैं। वो PDF पढ़िए, जो आपके पास जो भी सोर्स है टॉपिक समझे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। और 15 से 20 मिनट का दोस्तों क्यूज रहता है आपका, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन देते हैं, 40-50 क्वेश्चन देते हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों आप शामिल होकर के उसको भी बनाइए, ताकि आपकी तैयारी और दोस्तों मजबूत हो जाए। क्योंकि आपको बता दिए थे, पहले भी हम बता चुके थे, आज ही बता देते हैं, क्योंकि आपको अगर खासकर बिहार में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपका GS दोस्तों बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और आपको पता है कि GS से बहुत अधिकांश बच्चे दूर भागते हैं। दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि वो दोस्तों GS को समझने का प्रयास ना करके रटने का प्रयास करते हैं। अगर वो चैप्टर वाइज क्या करें, सब्जेक्ट वाइज दोस्तों वो GS को कवर करना जब शुरू कर देंगे ना, तो जिस तरह से वो मैथ रीजनिंग पर अपना काबू पा लेते हैं, उस तरह से GS पे भी दोस्तों काबू पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, वो स्पीडी के चक्कर में और भी जो बुक रहता है उसको रटने के चक्कर में दोस्तों रह जाते हैं, और पूरा सारी बातों को दोस्तों, तथ्यों को समझने का प्रयास करते नहीं हैं। इसीलिए वो रटते जाते हैं, एक तरफ से रटते दूसरी तरफ से दोस्तों भूल जाते हैं। तो ऐसा कतई नहीं कीजिएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों हर एक टॉपिक पे बात करेंगे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि आपकी तैयारी दोस्तों पूरी इतना अच्छी हो जाए कि आप जब भी मॉक टेस्ट या किसी पेपर को उठाएं तो दोस्तों आपको प्रश्न के बारे में सोचना ना पड़े, आसानी को दोस्तों टिक कर सके। मतलब प्रश्न पढ़िए तो आपको समझ आ सके कि हाँ इस टॉपिक में इस बात को हम इस तथ्य को पढ़े थे, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब तुक्का भी लगा रहे हैं आप तो मतलब कि अपने दिमाग पे जोर डालकर दोस्तों, मतलब कि सोच विचार करके दोस्तों। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बिहार में और ये भारत सरकार बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों दे रही है। तो उसमें आप अपने एक पद को दोस्तों निश्चित कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि आपको 2025 में एक पद चाहिए ही चाहिए, मतलब कि सरकारी नौकरी आपको चाहिए ही चाहिए। तो मन लगा के दोस्तों तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।